किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय लगाएगा पेड़, 5% घटा देश का जल स्तर। मेंथा तेल की वायदा कीमत 1.14% कमजोर, 2 साल बाद इस बार बेहतर मानसून की उम्मीद। देश में 245 लाख टन रिकॉर्ड यूरिया का उत्पादन। यूपी सरकार किसानों को देगी सोलर पंप और पौधों को सूखने से बचाने के लिए होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि देश के वन क्षेत्र में इजाफा करने के लिए सरकार की पेड़ लगाने की योजना है। वन मंत्रालय की ओर से एक बैठक में कहा गया कि मंत्रालय इस साल वानिकी पर जोर दे रहा है और पूरी तरह पेड़ों से घिरे वन क्षेत्र को सुनिश्चित करना चाहता है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार आज वनों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और मंत्रालय न केवल पूरी तरह वन क्षेत्र चाहता है बल्कि इसकी गुणवत्ता में भी सुधार चाहता है। इस साल गर्मी का मौसम सबसे लंबा और सूखा साबित हो सकता है क्योंकि जलाशयों की स्थिति बेहद ही नाजुक स्तर पर पहुंच चुकी है और अगर जून के बाद भी भयंकर गर्मी का कहर बना रहा तो संकट और भी बढ़ सकता है। 31 मार्च तक मिले केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के जलाशयों में पानी का स्तर अपनी पूर्ण क्षमता के स्तर से महज 25% पर सिमट गया है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की स्थिति बनना चिंताजनक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से में पेयजल, बिजली और सिंचाई की गंभीर संकट दिख रहा है। देश के दक्षिण और पश्चिमी हिस्से के जलाशयों का जलस्तर अब अपनी पूर्ण क्षमता के मुकाबले महज 17% और 21% के स्तर पर है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र शामिल हैं। कमजोर हाजिर मांग के बीच सटोरियों की मुनाफा वसूली के कारण वायदा कारोबार में मेंथा तेल की कीमत 9.70 रुपए अथवा 1.14% की गिरावट के साथ 840.40 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। एमसीएक्स में मेंथा तेल के मई डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 9.70 रुपए या 1.14% की गिरावट के साथ 840.40 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जिसमें 31 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार मेंथा तेल के अप्रैल डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 6.40 रुपए अथवा 0.76% की गिरावट के साथ 834.20 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई, जिसमें 275 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि मेंथा तेल वायदा कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण सटोरियों की मुनाफा वसूली और कमजोर मांग के कारण हाजिर बाजार में कमजोरी के रुख होना था। लगातार 2 साल के सूखे और कम बारिश के बाद किसान इस साल अच्छे मानसून की उम्मीद कर सकते हैं। मौसम के अनुमान लगाने वाली सेवा स्काईमेट वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज और भारतीय मौसम विभाग की माने तो 1 जून से 30 सितंबर तक 89 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। स्काईमेट के अनुसार 89 सेंटीमीटर बारिश 100% के बराबर होती है, जिसे सामान्य मानसून भी कह सकते हैं। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि मानसून का अनुमान सामान्यतः 20 से 25 अप्रैल के बीच लगाया जाता है, लेकिन अल नीनो की स्थिति कमजोर होती जा रही है और इसके मई तक 0.5 स्केल से नीचे जाने की संभावना है। ऐसी हालत में यह मानसून को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता, लिहाजा इस साल बारिश सामान्य होगी। आजादी के बाद देश में पहली बार 245 लाख टन यूरिया का उत्पादन किया गया। साल 2015-16 के दौरान देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर यूरिया उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। नई यूरिया नीति के आने और उनमें कंपनियों के कई तरह का प्रोत्साहन दिए जाने का फायदा यूरिया उत्पादन पर हुआ है। नई नीति के आने के मात्र 9 महीने के अंदर पहले के मुकाबले इस बार 20 लाख टन अधिक यूरिया उत्पादन किया गया। इस साल 20 लाख टन अधिक यूरिया के उत्पादन के कारण अब 60 लाख टन ही आयात करना होगा। पहले सालाना औसतन 80 लाख टन यूरिया का आयात किया जाता था। किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए यूपी सरकार ने इस साल किसानों को मोबाइल सोलर पंप देने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। पहले चरण में हर जिले में आधा दर्जन किसानों को इस योजना से फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की सिंचाई की लागत कम करना, बिजली आपूर्ति के प्रबंधन में सहयोग, व्यवधान मुक्त सिंचाई, पर्यावरण संरक्षण,
कृषकों को अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराना और संरक्षित सौर ऊर्जा का किसानों के हितों में इस्तेमाल करना है। सरकार ने इस योजना को इस साल अपने अनुदान की सूची में शामिल किया है। लघु सीमांत किसानों के लिए 3000 वाट के सोलर पंप की लागत 7,50,750 रुपए है, जिसमें 1,42,245 रुपए का अनुदान है। मोबाइल सोलर पंप का वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक ही दिन में 6 करोड़ पौध रोपकर हर बार की तरह इन पौधों को लगाकर सूखने के लिए छोड़ नहीं दिया जाएगा। इन पौधों का मानचित्र तैयार करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इन पेड़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का चयन किया गया है। जहां पेड़ लगाए जाने हैं वहां का मानचित्र तैयार किया जाएगा। इस मानचित्र को ऑनलाइन किया जाएगा। मानसून आने से पहले इन 6 करोड़ पौधों को रोपा जाना है। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले बजट को सीधे वन क्षेत्र से जोड़ दिया है। जिस राज्य में वन क्षेत्र जितना अधिक किया जाएगा उस राज्य को उतना अधिक पैसा मिलेगा। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भाव की। गेहूं लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,550 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 1,610 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज की मंडी में 1,590 और वाराणसी की मंडी में गेहूं का औसत भाव 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बात अगर चावल के औसत भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2,180 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,080 रुपए, कासगंज में 2,230 और वाराणसी में चावल का औसत भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बात अगर अरहर की औसत कीमतों की करें तो लखनऊ की मंडी में अरहर 9,700, कानपुर में 9,400, कासगंज में 10,000 और वाराणसी की मंडी में अरहर का औसत भाव 9,850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। गुड़ की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में गुड़ 2,840 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,900, वाराणसी की मंडी में गुड़ का औसत भाव 2,860 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 800 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 860, कासगंज में 740 और वाराणसी में टमाटर 880 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। इस तरह सब्जियों में प्याज की औसत भाव की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1,150 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,200 रुपए, कासगंज में 1,110 और वाराणसी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से प्याज का औसत भाव रहा। बैंगन की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में बैंगन 1,220 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर 1,160, कासगंज में 1,340 और वाराणसी की मंडी में बैंगन का औसत भाव 1,190 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। और अब एक नजर आलू के औसत भाव पर। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 900 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 870 रुपए प्रति क्विंटल, कासगंज में 890 और वाराणसी की मंडी में आलू का औसत भाव 830 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। फलों में केले की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में केला 800 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 910, कासगंज में 820 और वाराणसी में केले का औसत कीमत 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। सेब के औसत भाव की गौर करें तो लखनऊ की मंडी में सेब 6,050 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 6,230, कासगंज में 6,320 और वाराणसी में सेब के औसत भाव 6,280 रुपए प्रति क्विंटल रहे। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल के अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी
बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद एक बार पुनः आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि चना और मसूर में कीट नियंत्रण कैसे करें, और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाकांत सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद। मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से जानना चाहता हूँ कि तो कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कौन कौन से और कैसे हम उनसे बचाव करें? सेमी लोपर, दीमक और चना फली वेदक कीट का आक्रमण किसी का भी हो सकता है। चना फली वेदक कीट का आक्रमण शुरू हो गया है, क्योंकि हम डेली निगरानी कर रहे हैं चने के खेत में, परीक्षण फार्म पर जाकर के, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि चने का फली वेदक कीट का आक्रमण शुरू हो गया है। किसान भाई अपने खेतों पर भी निगरानी करना शुरू करें। उन्हें यदि फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है, खेत में लगाया है, उसकी पहचान कैसे होगी? कि वो हरा हरा गिडार होता है और वो चने की पत्तियों की निचली सतह पर जो है वो अंडारोपण करती है मादा, और उसके बाद जो है अंडे से 3 से 4 दिन में गिडार निकलता है। और जीवन में गिडार जो है पूरे गिडार का जो पीरियड होता है वो 2 से 3 दिन, एक दिन अवस्था होती है, तो 7-6 बार उसका त्वक पतन होता है और उसके बाद तब प्यूपा बन जाता हो। तो गिडार ही इस फसल को क्षति पहुंचाता है। तो गिडार की जो प्रथम से द्वितीय अवस्था होती है उसमें ज्यादा क्षति नहीं होती है, तीसरी अवस्था से शुरू हो जाता है। उसकी लंबाई करीब तीसरी अवस्था में 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता रहता है। इनका आक्रमण मुख्यतः फलियों पर होता है, क्योंकि फली में ही दाने होते हैं, दाने को ही खाता है मुख्य रूप से, और उसी से उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों को जो है फली वेदक कीट की जानकारी के लिए कि लगा है कि नहीं खेत में, एक तो देखें पौधे के पास कई जगह बैठ के देखें, पूरे खेत में 10-5 जगह बैठ के, यदि हल्का काला काला बीज पड़ा हो पौधे के नीचे कहीं, तो जानिए कि लार्वा यानी गिडार जो है खेत में आ गया है। दूसरा बात यह है कि उसको जांचें कैसे कि हमको दवा छिड़काव करना है कि नहीं करना है। तो एक तो फेरोमोन ट्रैप की व्यवस्था होती है, किसान भाई अगर उसको खेत में लगा चुके हैं लगा सकते हैं, यदि उनकी खेत में उपलब्ध है अपने तो उससे पता कर सकते हैं। 6 नर प्रौढ़ कीड़े लगातार 2 से 3 दिन तक अगर उस फेरोमोन ट्रैप में, जौनाकर्षण जाल उसको कहते हैं हिंदी में, तो उसमें यदि आने लगे तो समझिए कि आर्थिक दहलीज स्तर आ गया है।
यदि वो फेरोमोन ट्रैप की ऊपर व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो चने के खेत में 1 मीटर रो में बैठ करके 7-8 जगह देखें, 10 जगह पूरे खेत में 1 मीटर कतार में यदि एक कीड़ा पाया जाए तो समझिए फली बेधक की जो है आर्थिक देहरी स्तर आ गई है। ऐसी दशा में किसान भाइयों को चाहिए कि फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए उनको जो है इमामेक्टिन बेंजोएट का 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के साथ मिला करके छिड़काव करें। कोई निश्चित समय भी है? हाँ, देने का जो है गोधूली समय में, जब शाम को दिन डूब रहा हो, सूरज डूब रहा हो, वो गोधूली काल कहलाता है, उस समय छिड़काव करें तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि उस समय गोधूली काल में ही ये रात्रिचर कीड़ा होता है। जो चने का फली बेधक कीट है इसका आक्रमण जो है रात में ज्यादा होता है, रात्रिचर इसे कहते हैं, नाकटिडी फैमिली का बिलोंग करता है। तो इसमें जो है कीड़े जो है, जो लार्वा जो है अगर दरारों में कहीं छिपा होगा, पत्तियों की निचली सतह पर छिपा होगा, सूरज की रोशनी से बचता है, तो ये उभर करके वो फलियों के पास जाना शुरू करेगा और रात में काटता है। इसलिए दवा का छिड़काव जब आप गोधूली बेला में कर देंगे तो उस समय वो दवा जो छिड़काव करेंगे उसका प्रभाव कीड़े पर पड़ेगा, क्योंकि उसी समय खाएगा और उसी समय दवा चला जाएगा पौधे के ऊपर, फलियों के ऊपर, तो उससे कीड़ा मर जाएगा। एक कटुआ रोग लगता है। हाँ, कटुआ रोग जो है चने की फसल में शुरुआत में जब पत्तियां 3-4 पत्तियां निकलती हैं पौधे का, उसमें चने का कटुआ रोग का आक्रमण होता है। और वह हर जगह नहीं होता है। जिन खेते जो ढेले वाले खेत होते हैं, जिसके ढेले टाइप का जो जमीन है, जैसे बड़े बड़े ढेले बन गए हों उसमें, और चिकनी मिट्टी हो, ऐसी दशा में चिकनी मिट्टी ढेले वाली फसल हो, जमीन हो, तो उसमें कटुआ रोग का आक्रमण हो जाता है। तो उस समय तो आपको जो है शुरुआत में इस बात कहते हैं अगर हर साल ही आता है तो उसमें उस खेत में उसमें न लगाएं। और कोई जो सॉयल का जो जमीन के अंदर जो कीटनाशी होता है उसका छिड़काव, उसका मतलब बुरकाव उसमें किए रहें तो काम चल जाएगा। सेमी लूपर जो आपने बताया था, हाँ, सेमी लूपर, हाँ, सेमी लूपर जो है, सेमी का मतलब होता है आधा, लूप का मतलब जो ये लूप बनता है। तो वो ऐसे जो चना फली बेधक के कीट है वह जो है सीधे चलता है, ऐसे छोटा लूप बनाता है। लेकिन जो सेमी लूपर है वो पूरा एक लंबा लूप बनाता है, गोलाकार लंबा। फिर तो सेमी लूपर भी जो है काट के ही खाता है। चने की फसल में जो फली बेधक है ये भी काट चबा के खाता है, काटता है, चबाता है। और सेमी लूपर का भी खाने का लक्षण वही है। तो जो दवा फली बेधक कीट के लिए काम करेगा वही सेमी लूपर के लिए भी काम करेगा। जहां तक दीमक का सवाल है, दीमक का कहीं कहीं छिटका आक्रमण हुआ हो तो उसमें आप जो है स्पॉट ट्रीटमेंट करें, उस पौधे के पास ही दवा का ड्रेंचिंग करें। क्लोरोपाइरिफास एक दवा है जो दीमक के लिए बहुत अच्छा प्रभावकारी है। तो क्लोरोपाइरिफास का जो है 2 ml 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के उसको ड्रेंचिंग करें, स्पॉट ट्रीटमेंट वहीं पौधे के पास जहां दिखाई दे रहा है। यदि ज्यादा आक्रमण हो खेत में दीमक का तब आपको सिंचाई के पानी के साथ एक जगह जो है नाली में जहाँ से सिंचाई का पानी फूट रहा है और जगह जाएगा, फैलेगा पूरे खेत में, उसमें नाली के पानी के साथ जो है टपकते हुए कोई व्यवस्था किसी कर दें, किसी टिन में डाल दें डिब्बे में, और धीरे धीरे वो रिसे पानी के साथ जो उसके साथ मिले तो नाली के साथ पूरे खेत में चला जाएगा। तो वो तो ज्यादा पानी में लगेगा उसमें, तो 3 से 4 लीटर क्लोरोपाइरिफास उसमें पानी के साथ बहाव करें पूरे एक हेक्टेयर में, बचाव कर सकते। अगर दवा ना इस्तेमाल करना चाहो, कम दीमक का प्रकोप, तो हाथ से, हाँ, तब तो आप उसे अपरूट कर लीजिए, निकाल दीजिए। और उसको मान लीजिए खेत में 150 जगह लगे हुए हैं तो वही पौधे के पास आप जाके ड्रेंचिंग कर दें, मतलब उस पर ट्रीटमेंट कर दें वहीं पर दवा का, वही क्लोरोपाइरिफास का। और सब मसूर में कौन से कीट लगता है, कैसे? देखिए, मसूर की फसल में बहुत कीटों का प्रकोप नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जब जो कीट लग रहा है वह जो है माहू है। और एक उसका भी फली बेधक होता है, वह इटियला जिंकलाना कहते हैं उसको, वो भी लगता है, लेकिन ज्यादातर माहू का प्रकोप होता है। तो माहू से की दशा कब आती है? ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता 80-85% हो गई, 90% हो गई मौसम में, और दिन का तापमान थोड़ा 25 से 27 डिग्री तापमान शूट कर गया, चढ़ गया, 27 डिग्री तापमान 28 चला गया, वो उपयुक्त होगा उसके लिए। तो क्या होगा? माहू का प्रकोप होगा। माहू के प्रकोप, केवल यदि माहू का प्रकोप हुआ मसूर में, तब तो आप जो है उसको छिड़काव करिए, उसका इमिडाक्लोपीड का 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिला के इमिडाक्लोपीड का छिड़काव करिए। क्योंकि इमिडाक्लोपीड का छिड़काव ऐसे जगहों पर नहीं करिए जहाँ मधुमक्खियां बहुत आती हों, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए थोड़ा दिक्कत करता है। क्योंकि मसूर में मधुमक्खियों का कोई ज्यादा यही असर होता है, पहुंचती कम हो, वहाँ बहुत फूल उसमें नहीं दिखाई देता, तो इसलिए उसमें
जो है आप इमिडाक्लोपीड का छिड़काव 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि चना और मसूर में प्रमुखता कौन कौन से कीट लगते हैं और उनकी हम अगर सही समय पर पहचान कर लें और जो उनके बचाव है, जो दवाइयों के छिड़काव है सही तरीके से शाम के समय करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हम फसल को कीटों से बचा सकते हैं और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। एक बात आपने बहुत अच्छी बताई डॉक्टर साहब कि अगर बाद में छिड़काव करने से बेहतर है दवा डालने से, हम पहले से ही व्यवस्था करें ताकि हम कीटों से पहले से ही बचाव कर सकें। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये बात तो सही है, अगर हम बाद में उपाय करें, इससे बेहतर हम पहले से ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके चलें ताकि हम जो कि फसल है वो फसलों पर कीटों का प्रकोप कम से कम हो और हम अपनी फसल को कीटों से बचा सकें और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। सप्ताह के दौरान आसमान साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 26.8 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 11.2 से 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 7.5 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 6.6 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न को हवा अधिकतर शांत रही और अपराह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के सभी अंचलों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से हवाएं चलती रहेंगी और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम की होगी। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।